वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में पूछे जाने वाले टेक्निकल ट्रेड्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि इस्पात रेलें वेल्डित होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला गैस वेल्डिंग द्वारा, दूसरा थर्मिट वेल्डिंग द्वारा, तीसरा प्रतिरोध वेल्डिंग द्वारा और चौथा आर्गन आर्क वेल्डिंग द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि इस्पात रेलें वेल्डित थर्मिट वेल्डिंग द्वारा होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिले क्या होता है। रिले क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एक चुंबकीय प्रचालित स्विच, दूसरा एक युक्ति जो कि वोल्टता बढ़ाती है, तीसरा एक युक्ति जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और चौथा ऑप्शन है कोई चालक जो कि वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है और लघु या बिना प्रतिरोध से इसे आगे जाने देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन यानी कि ए सही है। रिले एक चुंबकीय प्रचालित स्विच होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथों को अतितापन से किससे बचाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ताप वैद्युत युग्म, दूसरा शंट, तीसरा फ्यूज और चौथा परिनालिका। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि फ्यूज। विद्युत परिपथों को अतितापन से फ्यूज के द्वारा बचाया जा सकता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा ऑप्शन है 13.6 eV और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सी सही है, यानी कि 13.6 eV। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 13.6 eV होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तांबा और जिंक का, दूसरा तांबा जिंक और टीन का, तीसरा तांबा और टीन का, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि कांसा का मिश्र धातु तांबा और टीन है। कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक एमीटर का परास बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एक उच्च मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ श्रेणी में, दूसरा ऑप्शन है एक उच्च मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समानांतर में, और चौथा ऑप्शन है एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ श्रेणी में। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समांतर में। एमीटर का
परास बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समानांतर में। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आघात वर्धनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तांबा, दूसरा सीसा, तीसरा चांदी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि सीसा धातु आघात वर्धनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल की जाती है ताकि, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला आवश्यक अपकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके, दूसरा ऑप्शन है पटरियों और पहियों के बीच घर्षण बल को रोका जा सके, तीसरा ऑप्शन है आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके और चौथा ऑप्शन है ट्रेन विपरीत दिशा में नहीं चली जाए। तो इसमें सही ऑप्शन सी है, यानी कि रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल दी जाती है ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पंख, एक लकड़ी की गेंद और एक इस्पात की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जल्दी नीचे गिरेगी? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लकड़ी की गेंद, दूसरा इस्पात की गेंद, तीसरा पंख और चौथा सभी समान गति से नीचे गिरेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी समान गति से नीचे गिरेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बांध में भंडारित जल किस दिशा में दाब लगाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मुख्यतः नीचे की ओर, दूसरा मुख्यतः ऊपर की ओर, तीसरा सभी दिशाओं में और चौथा मुख्यतः किनारों पर। तो इसमें सही आंसर ए है, यानी कि बांध में भंडारित जल मुख्यतः नीचे की ओर दाब लगाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण, दूसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के कारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर बी है, यानी कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह संवेग संरक्षण के कारण चोट से बचाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, दूसरा ऑप्शन है सुविधा के कारण, तीसरा ऑप्शन है इसलिए कि वह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इनमें जितने भी ऑप्शन हैं वह सब बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है।
तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइफन अपने कार्य में असफल होगा यदि ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, दोनों वाहिकाओं में तरल का घनत्व समान हो। दूसरा ऑप्शन है, दोनों वाहिकाओं में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर हो। तीसरा ऑप्शन है, इसके दोनों अंग असमान लंबाई के हो। और चौथा ऑप्शन है, दोनों वाहिकाओं में तरलों का तापमान समान हो। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि साइफन अपने कार्य में असफल होगा यदि दोनों वाहिकाओं में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर हो। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लाल, दूसरा बैंगनी, तीसरा हरा और चौथा काला। तो इसमें डी सही है, क्योंकि लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्म तरंग अवर्ण का कार्यकारी सिद्धांत है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सूक्ष्म तरंगें खाद में जल के अणुओं को कंपित करती है जिसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है, नाभिकीय शक्ति द्वारा ऊष्मा को उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन है, सूक्ष्म तरंगों को ऊष्मा तरंगों के समान होती है। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि एक सूक्ष्म तरंग अवर्ण का कार्यकारी सिद्धांत है। सूक्ष्म तरंगें खाद में जल के अणुओं को कंपित करती है जिसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रचकरण क्रिकेट बॉल के प्रदोल यानी स्विंग को किस आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पवन दिशा में आकस्मिक परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है वायु की उत्प्लावकता। तीसरा ऑप्शन है पवन के कारण प्रक्षोभ। और चौथा ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि बर्नौली प्रमेय। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत वर्ष इकाई होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला समय की, दूसरा दूरी की, तीसरा प्रकाश की और चौथा प्रकाश की तीव्रता की। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि विद्युत वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला धारा निराकरक, दूसरा दिष्टकारी, तीसरा धारा रोक स्विच और चौथा शक्ति ट्रांसड्यूसर रिले। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः दिष्टकारी रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि गन मेटल मिश्र धातु होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला निकेल, टीन और तांबे का। दूसरा ऑप्शन है तांबा, फास्फोरस और निकेल का। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल का। और चौथा ऑप्शन है तांबा, टीन और जिंक का। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि गन मेटल मिश्र धातु होता है तांबा, टीन और जिंक का। तो चलिए अब
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है। इसमें पहला ऑप्शन है चिंगारी स्पार्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्षिप्त ईंधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दहन कक्ष द्वारा और चौथा ऑप्शन है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन डी है, यानी कि एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला आवेश, दूसरा विभव, तीसरा धारिता और चौथा ऊर्जा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। इसमें आवेश राशि अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला वाट मीटर, दूसरा मेगर, तीसरा स्थिर वैद्युत उपकरण और चौथा मल्टीमीटर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण मल्टीमीटर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्रिल के बार बार टूटने का कारण है, यानी ड्रिल के बार बार टूटने का क्या कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वियरिंग में टूट फूट होना, दूसरा ऑप्शन है लिप कोण का सही ना होना, तीसरा ऑप्शन है उचित स्नेहक ना होने के कारण और चौथा ऑप्शन है क्लच यूनिट का अधिक कसा होना। इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि ड्रिल के बार बार टूटने का कारण बीयरिंग में टूट फूट होना होता है। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एडमिरल ब्रोंज उपयोग में लाया जाता है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला हाई प्रेशर स्ट्रीम फिटिंग के तौर पर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत तार बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दो धातुओं को जोड़ने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि एडमिरल ब्रोंज उपयोग में लाया जाता है विद्युत तार बनाने के लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि पराभाव बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तार और लंबा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है तार टूट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है तार और लंबा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि यदि पराभाव बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए तो तार टूट जाएगा। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेनकल रोटरी इंजन का रोट घूमता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला एक सेंट्रिंग, दूसरा ऊपर से नीचे, तीसरा केंद्र में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि वेनकल रोटरी इंजन का रोट ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पी टाइप अर्धचालक, दूसरा एन टाइप अर्धचालक, तीसरा डायोड और चौथा डोपिंग। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा मीटर का प्रयोग होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला द्रव्य ऊर्जा मापने के लिए, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा मापने के लिए, तीसरा विद्युत ऊर्जा मापने के लिए और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि ऊर्जा मीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा मापने के लिए होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला किलोवाट में, दूसरा किलोवाट घंटा में, तीसरा किलोवाट एम्पियर में और चौथा अश्व शक्ति में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट में व्यक्त की जाती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्रकाशीय पायरोमीटर से, दूसरा प्रकाशीय प्रोजेक्टर से, तीसरा स्लिप गेज से और चौथा साइन बार से। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच स्लिप गेज से की जाती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेती का स्पेसिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एकल काट या द्विकाट, दूसरा रुक्षता, तीसरा लंबाई और आकार, चौथा ये सभी प्रकार। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि रेती का स्पेसिफिकेशन इन जितने ऑप्शन दिए हैं इन सभी प्रकार से किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता वस्तु में किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला टेलीविज़न सेट, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा धुलाई की मशीन और चौथा 4 पहिए वाला। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ताप ऊर्जा और चौथा विद्युत ऊर्जा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि लेड एसिड सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर चार्जिंग का अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वायुमंडलीय दाब पर हवा भरना, दूसरा वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर हवा भरना, तीसरा वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा भरना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि सुपर चार्जिंग का अर्थ वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा भरना होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में एब्जॉर्बेंट होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लिथियम क्लोराइड, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा फ्रीजोल और चौथा इथाइल क्लोराइड। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में फ्रीजोल एब्जॉर्बेंट होता
है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नीचे की ओर, दूसरा लेवल स्थिति में, तीसरा सेक्शन लाइन की ओर और चौथा उपकरण के मध्य में। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि ड्राई कूलिंग कॉइल सेक्शन लाइन की ओर लगाया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, दूसरा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड, तीसरा फेज मॉड्यूलेटेड और चौथा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि दूरदर्शन रिसीवर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड से आवाज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। आपका दिन